इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में आप जानेंगे जिसकी वजह से नेपाल गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट्स के भर्ती को नहीं रोक सकती। वीडियो को शुरू करने से पहले शॉर्ट में गोरखा और गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गोरखा नेपाली मूल के सैनिक हैं जो बहुत ही बहादुर, अनुशासित और वफादार होते हैं। गोरखा रेजिमेंट को माउंटेन वॉरफेयर और जंगल वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रूप माना जाता है। इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट के अलावा ऑफिसर्स, स्पेशल फोर्सेस, सिग्नल्स जैसे अदर आर्मी ब्रांचेस में भी भर्ती होते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी इनको भर्ती किया जाता है। नेपाल में गोरखा को बोला जाता है लाहुरे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन होने से पहले गोरखाओं की भर्ती की गई थी सन 1809 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अपने सिख एम्पायर की सेना में, और उस वक्त सिख एम्पायर या पंजाब की राजधानी हुआ करता था लाहौर। तब से इनको नेपाल में बुलाया जाने लगा लाहुरे, और ये शब्द आज के दिन तक नेपाल में इस्तेमाल किया जाता है। और आज इंडियन आर्मी में जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है गोरखा ब्रिगेड, और ब्रिटिश आर्मी में जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है ब्रिगेड ऑफ गुरखास। सिंगापुर के आर्म्ड पुलिस फोर्स के गोरखा टुकड़ी को कहा जाता है गोरखा कॉन्टिंजेंट सिंगापुर, और ब्रुनेई के गोरखा टुकड़ी को कहा जाता है गोरखा रिजर्व यूनिट। इन सब में से इंडियन आर्मी के पास 32,000 गोरखाओं की सबसे बड़ी गोरखा फोर्स है। इसीलिए नेपाली गवर्नमेंट द्वारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट्स को। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके 5 कारण जानेंगे। छोटे कारणों से पहुँचेंगे बड़े कारणों तक। नंबर 5, कास्ट सिस्टम इन नेपाल। ये सबसे छोटा कारण इसलिए है क्योंकि नेपाल में आज कास्ट सिस्टम में सुधार हो रहा है। एटलीस्ट पब्लिक प्लेसेस में कोई भेदभाव नहीं होता। गोरखा रेजिमेंट चाहे इंडियन आर्मी के हो, चाहे ब्रिटिश आर्मी के हो, सिंगापुर गोरखा कंटिंजेंट के हो या ब्रुनेई रिजर्व यूनिट के हो, लगभग 75% लोग यानी मेजॉरिटी में गोरखा आते हैं नेपाल के आदिवासी जनजाति कास्ट से। आदिवासी जनजाति यानी वहाँ के मूल निवासी, जैसे मगर, गुरुंग, राय, लिम्बू। देखने में ये लोग मोंगलाइड फेशियल फीचर्स के होते हैं, यानी ये मोंगलाइड फेशियल फीचर वाले सारे नेपाली लोग वहाँ के एब ओरिजिनल लोग हैं। और ब्रिटिश ऑफिसर्स इन जाति के लोगों को वॉरियर ट्राइब मानती थी और मैक्सिमम रिक्रूटमेंट इन्हीं लोगों से किया जाता था। गोरखा रेजिमेंट्स के अंदर और नेपाल में जाति के रोल के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वो वीडियो जब अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जो नेपाल के एब ओरिजिनल लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में गोरखा और नेपाल का नाम रोशन किया है, उनको अपने ही देश में ऐतिहासिक रूप से फलने फूलने का मौका नहीं मिला है। रिटायर्ड गोरखा ऑफिसर्स के बयानों के मुताबिक नेपाल में पावरफुल एलिट ब्राह्मण जाति से हैं और दूसरे जाति के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर अब तक नहीं मिला है। जैसे अगर आज भी आप देखेंगे तो नेपाल में इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज में ब्राह्मण जाति के लोग ही बैठे हैं। नेपाल में प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण जाति के हैं और प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सारे आपको ब्राह्मण जाति से ही मिलेंगे। इवन ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर भी ब्राह्मण जाति के ही हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ के अधिकारी भी मैक्सिमम आपको इन्हीं जाति से मिलेंगे। बाबूराम भट्टराई माओवादी पार्टी के भूतपूर्व लीडर और अभी के नया शक्ति पार्टी के चेयरमैन, जो खुद एक ब्राह्मण हैं, उन्होंने 2018 में कहा था कि 80% गवर्नमेंट पोजीशंस और जॉब्स में ब्राह्मण जाति के लोग बैठे हैं, जिनकी नेपाल में पॉपुलेशन है सिर्फ 12%। यानी जिनकी पॉपुलेशन है 12%, उनके पास 80% जॉब्स और गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, और काठमांडू के पावरफुल एलिट्स भी इसी जाति के लोग हैं। हालांकि आज की जनरेशन कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और वैसे भी नेपाली लोग प्रोग्रेसिव हैं, इसलिए वहाँ पर जातिवाद कम हो रहा है। तो जब गोरखा एक्स सर्विसमैन को पूछा गया गोरखा भर्ती को बंद करने के बारे में, तो उनका कहना था कि नेपाल सरकार को पहले एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पार्लियामेंट में उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उनको रिजर्वेशंस मिलना चाहिए, और जॉब्स क्रिएट करने के बाद ही गोरखा रेजिमेंट के भर्ती को बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आदिवासी जनजाति के लीडर्स और एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन नहीं चाहती कि गोरखा रिक्रूटमेंट को बंद किया जाए, क्योंकि उनके जाति के लोगों को जो अवसर नेपाल में नहीं मिल रहा था वो कम से कम एम्प्लॉयमेंट के मामले में इंडियन आर्मी से मिल रहा है। क्योंकि इंडियन आर्मी के 5 गोरखा रेजिमेंट्स में 75% लोग इनकी जाति से ही आते हैं। और इस मुद्दे पर या आगे इस वीडियो में कहीं पर भी जो गोरखा को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा, तो वहाँ पर मैं इंडियन गवर्नमेंट गोरखा पर कोई एहसान कर रही है ये मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग 100% डिज़र्व करते हैं।
इन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है, अपनी जानें दी है और वीरता, अनुशासन और वफादारी का प्रदर्शन किया है। इनके योगदान का बेनिफिट्स में या पैसों में तुलना नहीं किया जा सकता। नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज एंड एम्प्लॉयमेंट। हालांकि ब्रिटिश के ज़माने से ही मगर, गुरुंग, राय और लिंबू जाति से ज़्यादा भर्ती किए जाते थे, लेकिन आज इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट्स में 25% से ज़्यादा लोग नेपाल के बाकी जाति से आते हैं। तो नेपाली यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है और नेपाल गवर्नमेंट को मिलता है बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज। आज के दिन नेपाल में 90,000 से ज़्यादा रिटायर्ड गोरखास पेंशन ले रहे हैं। 11,000 से ज़्यादा विधवाओं को फैमिली पेंशन मिल रहा है। 17,000 से ज़्यादा आसाम राइफल्स के रिटायर्ड सिपाही पेंशन ले रहे हैं। इंडियन आर्मी में 32,000 से ज़्यादा गोरखा सेवा दे रहे हैं। तो 37,000 से ज़्यादा नेपाली नागरिक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे हैं। एक साल में टोटल 2,500 करोड़ इंडियन करेंसी यानी कि 4,000 करोड़ नेपाली रुपए सिर्फ पेंशन में नेपाल भेजा जाता है। और जो अभी कार्यरत हैं वो लोग साल के 1,000 करोड़ से ज़्यादा इंडियन करेंसी नेपाल भेजते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है और नेपाल के एक छोटे से अर्थतंत्र को एक बड़ी राहत मिलती है। एक गोरखा सिपाही हर महीने ऑन एन एवरेज 25,000 भारतीय रुपये यानी 40,000 नेपाली रुपये घर भेजता है। और जैसे जैसे इनके रैंक्स बढ़ते हैं इनकी सैलरी नेपाली करेंसी में लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। नंबर 3, गोरखा ट्रेडिशंस एंड एस्पिरेशंस। नेपाल में कई ऐसे परिवार हैं जिनका पुश्तों से इंडियन आर्मी के साथ नाता रहा है। उनके दादा, फिर उनके पिता और आज वो खुद इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं। कल उनके बेटे भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और जब परंपरा की बात आती है तो पॉलिटिक्स पीछे रह जाता है। और परंपरागत रूप से गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने वाले सिपाही अपने दादा या पिता के ही रेजिमेंट में भर्ती होते हैं। जैसे किसी के पिता अगर फर्स्ट जीआर में थे तो बेटा भी फर्स्ट जीआर में जाएगा, और पिताजी अगर 5th जीआर में थे तो बेटा भी 5th जीआर में ही भर्ती होगा। और कई लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं सम्मान पाने की और पैसे कमाकर अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने की। और इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होने का मतलब होता है कि वो एक आम इंसान से बन जाता है एक ट्रेंड प्रोफेशनल। और पुअर क्लास का व्यक्ति है तो वो सीधे मिडिल क्लास में उसकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है और जॉब सिक्योरिटी के साथ इसमें अच्छी सैलरी और रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। और साथ में जितना सम्मान एक फौजी को इंडिया में मिलता है उतना ही सम्मान एक लाहुरे को नेपाल में भी मिलता है। तो ये पोजीशन इंडिया में ही नहीं नेपाल में भी एक हाईली सॉट आफ्टर पोजीशन है। 100 भर्ती खुलते हैं तो हज़ारों की संख्या में एप्लीकेंट्स आते हैं। नंबर 2, ओपन बॉर्डर। नेपाल गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया को नहीं बोल सकती कि इंडियन आर्मी को किसे भर्ती करना चाहिए और किसे भर्ती नहीं करना चाहिए। उनको अपने ही देश में अपने लोगों को रोकना होगा और कोई कानून लाना होगा। अदरवाइज सरकार एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे स्वतंत्र नागरिक को कैसे बोल सकती है कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। फिर भी मान लेते हैं किसी तरह नेपाल गवर्नमेंट गोरखा रेजिमेंट के रिक्रूटमेंट को बंद कर देती है और इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट टीम को नेपाल में आने से रोक देती है, तो बॉर्डर तो ओपन है। सरकार नेपाली नागरिक को इंडिया में आकर आर्मी में अप्लाई करने से कैसे रोकेगी। और नेपाल के छोटे छोटे गाँव के नौजवानों में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की इतनी बड़ी लेवल पर एस्पिरेशंस होते हैं कि कई लोग इंडिया में गोरखा ट्रेनिंग सेंटर्स और गोरखा रेजिमेंटल सेंटर्स के आसपास आकर छोटा मोटा काम करके रहने लग जाते हैं। और जैसे ही भर्ती खुलती है तुरंत वहीं पर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और इनको भर्ती कब खुलेगी पता नहीं चलता। इसलिए ये रेजिमेंटल सेंटर्स के आसपास आकर रहते हैं ताकि एक अटेम्प्ट में फेल भी हो जाए तो भी एज लिमिट रहने तक बार बार ट्राई कर सके। ऐसे युवाओं के एस्पिरेशंस को नेपाल सरकार कैसे रोक पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और सबसे मेन पॉइंट बताने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। नंबर 1, इंडियन गोरखा। ब्रिटिश और इंडियन गोरखास पर डिटेल में मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस वीडियो में जितना ज़रूरी है उतना ही बता रहा हूँ। इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियन गोरखास रहते हैं। खासकर दार्जिलिंग, सिक्किम, देहरादून और धर्मशाला में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में 35 लाख से ज़्यादा इंडियन गोरखास रहते हैं। आज की अगर बात करें तो इंडियन गोरखा और नेपाली नागरिक दोनों को भर्ती के दौरान बराबर का मौका मिलता है। लेकिन इंडियन गोरखास डिमांड कर रहे हैं कि नेपाल से भर्ती बंद की जाए या कम की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन गोरखास को मौका मिले। लेकिन इंडियन आर्मी सदियों पुरानी परंपरा को ख़त्म नहीं करना चाहती और गोरखा रेजिमेंट्स के नेपाली नागरिक नेपाल में इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं।
ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कल्चरल एक्सचेंज में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। गोरखा रेजिमेंट्स के बंद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नेपाली गोरखास, इंडियन गोरखास जब तक इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे तब तक गोरखा रेजिमेंट्स बंद नहीं होगा, यानी कि कभी भी बंद नहीं होगा।